हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस यानी कार्बोनेटिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4। क्या क्या टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, सब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम का, आप जाइए टेलीग्राम पे। अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कीजिए और फिर सागर बंसल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे। आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए सब मैं वहीं पे शेयर करता हूं, तो आपको वहीं से सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी कार्बोनेटिक कंपाउंड। आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे के सारे बच्चे इस चैप्टर को एक कंप्लीट वीडियो में अपना चैप्टर पूरा कर लें। सिर्फ एक वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। राइट, एक बार देखना स्टार्ट करेंगे तभी उठेंगे जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो एक वीडियो में अपना कार्बोनेटिक कंपाउंड कंप्लीट कीजिए और देखिए ये चैप्टर कितना इजी है और मैं आप लोगों के लिए कितना इजी बनाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर कार्बोनेटिक कंपाउंड, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्लियर है बच्चों व्यू? ओके गुड। सो सबसे पहले सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है बच्चों। देखो, आपको एक तो पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो आपको याद रखना चाहिए कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों, कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आपको इसके बाद पढ़ना होगा वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, कि कार्बन कौन कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तीसरा टॉपिक आता है आपका होमोलोगस सीरीज। तीसरा टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है बच्चों, होमोलोगस सीरीज पढ़नी है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ और नहीं पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए, इन तीन टॉपिक्स के अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ और नहीं पढ़ना रहेगा। ठीक है, स्टार्ट कर लें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। क्या होता है एटॉमिक नंबर, 6, जिसके अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 2,4। यानी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये के शेल है, ये एल शेल है। अगर आपसे कोई पूछे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल शेल में। ठीक है, तो यानी कि ये से 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। लेकिन ये ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता ना लूज करता, इसलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अनायन बनेगा। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। क्यों? क्योंकि वो 6 प्रोटॉन, जो उसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते बच्चों। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 तो पहले से थे, 4 और जुड़ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 6 प्रोटॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। ठीक है, तो इसलिए वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। कार्बन ने ये प्रॉब्लम ओवरकम करी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। क्या करके? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अदर कार्बन एटम के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ। तो जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। बना के दिखाता हूं, आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एक डंडी बनेगी, 2 बनेंगी, 3 बनेंगी। ठीक है, अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर शेयर होता है उसे बोलते हैं सिंगल। 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर शेयर होते हैं तो डबल। 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर, बेटा पेयर में 2 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर शेयर होते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे F2Cl2 और H2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, O2CO2 डबल कोवलेंट बॉन्ड और N2 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 1 की कमी है, आउटरमोस्ट शेल में 2 की कमी है, आउटरमोस्ट शेल में 3 की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बना देगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे किसी भी एक एटम को, ठीक है, ताकि वो उसका ऑक्टेट पूरा कर सके। बच्चों ऑक्टेट बोलते हैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूं जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। देखिए जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दिखा दिया गया है। दोनों क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक पेयर शेयर होगा तो यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बच्चों इसका मतलब है देयरफॉर, ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपका बन जाएगा। एक पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक पेयर में 2 होते हैं। इसके बाद बच्चों ऐसे ही आप CH4 का बना सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों के पास एक एक दिखा देंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको ये और दिखाऊंगा, फिर आप सारे खुद बना के देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज करो ये एक सबका एक एक हाइड्रोजन का है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, चारों के चारों हाइड्रोजन का। और इस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपने आउटरमोस्ट शेल के ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन सबकी शेयरिंग से 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास से और एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से ले लेगा, तो कार्बन के अपने 8 पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे एक ऑक्सीजन को 2 की कमी है, तो दोनों ऑक्सीजन को 2 की कमी होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ऐसे ही आप H2S बना के देखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। नोट, क्या नोट करेंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनिक की बात आ रही है तो ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन होता है। जहां पे भी ऑर्गेनिक की बात आ गई, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन की बात हो रही है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। क्यों लो होते हैं, कोई बताएगा क्यों लो होते हैं? इसलिए लो होते हैं बच्चों क्योंकि उनके अंदर वीक फोर्सेस होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होते हैं, ठीक है। तो पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द एटम्स, राइट। इसी वजह से जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक। इसके बाद टॉपिक आता है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम्स के लिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बोला जाता है कि कितनी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं जिसमें कार्बन आपका नेचर में अवेलेबल होता है। 3 होती हैं बच्चों, वो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और रॉक्स को ड्रिल करने के लिए या ज्वेलरी की कटिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ज्वेलरी बनाने में काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट आपका लुब्रिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, एज ए लुब्रिकेंट की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि वाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलेंगे क्योंकि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए काफी होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, ये 3rd फॉर्म होती है कार्बन की, जिसे हम C60 के नाम से जानते हैं। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर इसे C60 क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इसके अंदर कार्बन के 60 एटम होते हैं। कितने? 60 एटम्स होते हैं इसके अंदर कार्बन के, इसलिए इसे C60 बोला जाता है, ठीक। इसे एक आपके अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो बकमिस्टर फ्लोरीन जो होता है वो भी एक कार्बन का टाइप होता है, कार्बन की फॉर्म होती है जो फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर बनाती है, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाता है, डोम शेप स्ट्रक्चर बनाता है। आपकी बुकों में कुछ भी मिल सकता है।
चाहे डोम शेप मिले, चाहे फुटबॉल शेप मिले, चाहे स्फेरिकल मॉलिक्यूल मिले, तो बकमिस्टर फ्लोरेंस में 60 कार्बन एटम्स आपके फुटबॉल शेप में अरेंज होते हैं। ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी दो यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दो यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं, याद कर लीजिए, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। कौन कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों? कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब कार्बन वीकर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसलिए आराम से किसी से भी कनेक्ट हो जाता है, चाहे तो स्ट्रेट चेन में, चाहे ब्रांच चेन में, चाहे रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है। चाहे तो स्ट्रेट चेन बनाए, चाहे ब्रांच बनाए, चाहे रिंग्स बनाए, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में कार्बन इजीली अरेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है डिफरेंट कार्बन के साथ। तो तीन टाइप की चेन बनती हैं कार्बन की। एक तो बनती है ब्रांच चेन, एक बनती है स्ट्रेट चेन, एक बनती है क्लोज चेन। बच्चों ब्रांच चेन का मतलब होता है, देखो ये लंबी की लंबी कार्बन की चेन है, इसमें अगर साइडों में आपके कार्बन निकले हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रांच चेन है, यानी इनकी ब्रांचिंग निकली हुई है। ये होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को दूसरे नाम से भी जानते हैं लीनियर चेन, यानी लंबी चेन कार्बन की, उसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन। एक होती है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब कार्बन जो है वो एक चेन बना रहा है, यानी क्लोज चेन बना रहा है, एक बंद चेन बना रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लोज चेन। देखिए ये ओपन है दोनों और ये बंद है, तो यानी इन्हें क्लोज चेन बोलते हैं। बोलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? वीडियो को थम्स अप देके जरूर बताइएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे को रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी मैं आगे की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, अगर आपको समझ में आएगा तो। और अगर आपको डिफरेंट तरीके से वीडियो समझनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, राइट, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ इसके बाद आता है टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट भी बोल सकते हैं और टेट्रावेलेंसी भी बोल सकते हैं। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर 4 वैलेंसी होती है। 4 बॉन्ड कार्बन एक बना सकता है, चाहे तो सिंगल बनाए, चाहे आपके डबल बनाए और चाहे आपके ट्रिपल। तो बॉन्ड गिन लेना, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो जिसका मतलब है कि कार्बन चार डिफरेंट एटम से, 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले सब्सटेंस को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे, पर आप यहां पे ये याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम्स अगर कार्बन कंपाउंड से कनेक्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, फिर से सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के डिफरेंट एटम्स अगर किससे कनेक्ट है, कार्बन कंपाउंड से कनेक्ट है, तो उन्हें हेट्रो एटम्स बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम होगा, क्लोरीन एक हेट्रो एटम होगा, ठीक है, नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम होगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो भी एटम होते हैं वो हेट्रो एटम होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर से आपको समझ में आ गया। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन से प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जैसे आपका मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देख लीजिए इन सब के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन आपका प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। दोनों को दिखाई दे, सबको दिखाई दे रहा है आपको दोनों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को बोला जाता है एल्केन्स। सैचुरेटेड को क्या बोला जाता है? एल्केन्स। एल्केन्स में जस्ट लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए बच्चे लोग, यहां से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और उसे नाम से जानते हैं एल्केन्स, ठीक है। नाम से समझ जाएंगे, एन, जिसके लास्ट में भी एन लग रहा है, तो यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो उन्हें बोलते हैं एल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मिथ बोलते हैं 1 कार्बन को, इथ बोलते हैं 2 कार्बन को, प्रॉप बोलते हैं 3 कार्बन को। यानी 1 कार्बन की चेन है
और सारे सिंगल बॉन्ड हैं। 2 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। 3 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ये मैंने आपको बना के दिखा रखे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और बाकी सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो तो आपके ये बन जाते हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन। इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लो तो आप कितने भी बड़ा कार्बन चेन बना सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हैं। देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हैं, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हैं, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हैं। ऐसे भी आप कितने भी बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। पहले हम एल्कीन पढ़ते हैं। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है कंपाउंड बनाने का CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड बनाने का? CnH2n, यानी हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट डबल होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट डबल होते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एल्कीन और एल्काइन बनता है, जो अनसैचुरेटेड बनता है हाइड्रोकार्बन, वो नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, वो नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट होता है। यानी कम से कम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए आपको 2 कार्बन चाहिए रहेंगे, तो आपका इथीन बनेगा। अब ईन का मतलब है कि वो एल्कीन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यानी 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, यहां पे जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन से डबल होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन आपका प्रेजेंट है। तीसरा नंबर का आता है आपका एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, और एक एक वैलेंसी कार्बन की दोनों तरफ खराब होगी। ठीक है, खत्म, यानी कि क्या होगी, दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ सकती है। खराब होने का मतलब क्या है कि 3 तो इसके कार्बन कार्बन से कनेक्ट है और दूसरा आपका किसी और एटम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के डबल से 2 कम होंगे, जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के डबल से 2 कम होंगे, और ये भी नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, यानी कम से कम एल्काइन बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या, और लास्ट में लगता है इसके नाम के आयन। बेटे लास्ट वालों को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं लास्ट वाले को? सफिक्स। तो अगर कोई आपसे पूछे एल्केन में क्या सफिक्स लगता है, तो आप बोलेंगे एन। एल्कीन में क्या सफिक्स लगता है? इन। एल्काइन में क्या सफिक्स लगता है? आइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एन, इन, आइन। ठीक है, तो ये भी कहां से स्टार्ट होगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और इसके बाद दिखा देता हूं आपको, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप पूछेंगे सर आपने एल्कीन के लिए तो लिख के दिया ही नहीं, तो वो कैसे हो जाएगा एल्कीन के लिए? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकीन। बट आप याद रखेंगे इनके जनरल फॉर्मूले, तो जनरल फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन पुट करिए, इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, किसी का भी बनाना हो, बस आप याद रखेंगे 1 होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन और 10 होगा तो डेक। ठीक है, इस तरीके से आप कार्बन को अरेंज कर सकते हैं। तो एल्काइन में जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट होंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में एक में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं मीथेन का। तो मीथेन में बच्चों फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन बीच में लिखेंगे, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। ऑल्दो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, चारों हाइड्रोजन का जो एक एक आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से दिखा रखा है, देखो क्रॉस से दिखा रखा है। ठीक, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रखे हैं। हो गए, पहले तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर लेगा, दिख गया, तो कहा हाइड्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऐसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने थे और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर कर लिया, तो कार्बन के अपने 8 पूरे हो गए। जब सबके बीच में एक एक पेयर शेयर हो गया तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया चारों के बीच में, और आपका CH4 मॉलिक्यूल तैयार है। इसके बाद आप ऐसी इथेन बना के देखेंगे, और अगर नहीं आता है आप तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और वीडियो से एक्सप्लेन कर दूंगा।
इसके बाद आता है आपका आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिनका फॉर्म ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं। जिनका फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चे हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं पर फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को आइसोमर या आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे हम लोग आइसोमर बनाते हैं ब्यूटेन के, किसके बनाते हैं बच्चों? ब्यूटेन के। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो ब्यूटेन का बनेगा। तो ब्यूटेन में पहले तो लंबी चेन बना देंगे और बाकी सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। एक होता है आइसोब्यूटेन, यानी 3 कार्बन तो आप सीधे बनाओ और दूसरे वाले पे कार्बन लगा दो, तो इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो हो गए ना स्ट्रक्चर अलग अलग, स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो गया, फॉर्मूला सेम है दोनों का, क्या? C4H10। तो ये क्या बन जाते हैं आपके? बोलो आइसोमर। क्या बन जाते हैं आपके? आइसोमर, ठीक है। ऐसे बच्चे लोग आप आइसोमर बना के देखेंगे पेंटेन के। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? 5 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होंगे, है ना? है तो पेंटेन में तीन आइसोमर बनेंगे। देखिए ब्यूटेन में 2 बनते हैं, पेंटेन में 3 बनेंगे, हेक्सेन में 4 बनेंगे, हेप्टेन में 5 बनेंगे। ऐसे ही करते ही आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, इसके आप लोग बना के देखेंगे खुद, ठीक। ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं पेंटेन के आइसोमर। एक बनेगा एन पेंटेन, एक बनेगा नियो पेंटेन जिसमें 3 कार्बन बनेंगे, ऊपर नीचे 1 कार्बन अटैच होगा, और एक बनेगा आइसोपेंटेन यानी 4 कार्बन की चेन सीधी बनेगी और 1 कार्बन आपका सेकंड नंबर पे लग जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे लोग होमोलोगस सीरीज। बच्चों होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज कार्बन कंपाउंड की जिसमें 2 अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन आपके चेंज होते हैं CH2 से, यानी 2 हाइड्रोकार्बन के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। और कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा? 14 यूनिट्स का। देखिए कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, तो 12 + 2 कितना हो गया? 14। तो अगर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो सेम फैमिली के हैं, किसके हैं? जैसे एल्केन है तो एल्केन के हो, एल्कीन के हो तो एल्कीन के हो, एल्काइन के हो तो एल्काइन के हो, सेम फंक्शनल ग्रुप के अगर 2 कंपाउंड हैं, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है CH2 का और मास में डिफरेंस है 14 यूनिट्स का, तो उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। हमारे कोर्स में सिर्फ होमोलोगस सीरीज 3 की होगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज आपको पढ़नी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड मिथेन से स्टार्ट होगी और डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपकी इथीन और इथाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। आपके कोर्स में से 3 की होमोलोगस सीरीज आपको पढ़नी रहेगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के? जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो डिफर करते हैं CH2 से और 14 मास यूनिट से। जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के वो सेम फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए। एल्केन के तो एल्केन के लेंगे, एल्कीन के तो एल्कीन के लेंगे, और एल्काइन की है तो एल्काइन की ही लेंगे। ऑल द मेंबर्स जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आता है IUPAC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी तो आपको याद होगी। IUPAC क्या काम करती है? सारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं आपके, उनकी नेमिंग करती है IUPAC, यानी उनको नाम देती है आपको, कौन नाम देती है? IUPAC। फंक्शनल ग्रुप की कभी कभी डेफिनेशन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। बहुत से बच्चे से काट देंगे, बहुत से बच्चे से कर लेंगे, तो कर लीजिए। एक ही डेफिनेशन है कि जितने फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जिसका फंक्शन हो, जिसका कार्बन कंपाउंड पे फंक्शन हो, यानी जो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे एल्केन है तो आपको एल्केन का फंक्शन पता है, एल्कीन पता है, एल्काइन पता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं आपके जो आपके कोर्स से कट चुके हैं। जैसे आपको कीटोन पता है, एल्डिहाइड पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पता है,
ठीक है, अल्कोहल पता है, आप उन्हें नहीं पढ़िएगा क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी क्लास 11th में साइंस केमिस्ट्री लेनी है जिसे, तो उसे पढ़ने होंगे। अगर अभी पढ़ लेगा तो आगे बहुत बेनिफिट उन्हें मिल जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th के बच्चे 21 और 22 वाले बच्चे इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है उन्हें। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कनेक्ट रहिए सागर बंसल सर से ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। You can also follow me on Facebook and Instagram also. So good luck student, all the best। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में और आपके क्वेश्चंस के साथ। गुड लक स्टूडेंट्स।